हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग आ चुके हैं डे 2 ऑफ 50 डेज फॉर लीगल रीजनिंग के लिए। तो जो डे 1 की वीडियो थी उस पे आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी वीडियोस को उतनी ही शिद्दत से देखेंगे। तो जो डे 1 में हमने कवर किया था वो एक्ट ऑफ गॉड था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए। जो बच्चे टॉट में हमेशा एक्ट ऑफ गॉड का क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे बहुत बार उस क्वेश्चन में स्टकअप हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक्ट ऑफ गॉड को हम लोगों ने कवर कर दिया। आज भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये भी टॉट का ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी उतनी ही अच्छी लगेगी, उतनी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो भी इसकी पीडीएफ होगी वो आपको नीचे हमारे गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी। कल भी बहुत बच्चों ने इस ड्राइव के लिंक को एक्सेस किया था। तो आपको ना उस लिंक, उस जो ड्राइव है उस ड्राइव को मैंने ओपन फॉर ऑल नहीं कर रखा है। तो फर्स्ट यू गाइस हैव टू रिक्वेस्ट दी एक्सेस। तो जैसे ही एक्सेस आता है मेरे पास, मैं तुरंत सबको एक्सेस दे देता हूँ। तो आपको फिर उसका एक्सेस मिलेगा, तो फिर तो उसके बाद ही जाके आप उस ड्राइव को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे कि मैंने बताया आपको, हम इनिशियल की कुछ क्लासेस में जो है वो इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि ये डायरेक्शंस क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना। तो ईच सेट ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट और फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। जो भी सेट होगा उसमें कुछ रीजंस होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फैक्ट्स होंगे और प्रिंसिपल्स होंगे जो इस पैसेज में दिए गए होंगे। Some of these principles may not be true in the real or legal sense। कुछ प्रिंसिपल्स का वास्तविकता से कोई भी नाता नहीं होगा। साफ साफ लिख दिया गया है कि भाई सम प्रिंसिपल्स may not be true in legal and real sense। You must conclusively assume that they are true for the purpose of this section। लेकिन फिर भी आपको अज्यूम करना है आंख बंद करके कि जो जो बताया गया है वो इस सेक्शन के पर्पस के लिए बिल्कुल ठीक है। Please answer each question on the basis of what is stated or implied in the corresponding passage। Do not rely on any principle of law other than the ones applied to you। अपने पुराने ज्ञान का, पिछले क्वेश्चंस के ज्ञान का, किसी भी प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो आपने पढ़ रखा है उस कुछ भी चीज को आप उस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। डू नॉट अज्यूम एनी फैक्ट अदर देन दो सप्लाइड टू यू। जो आपको दिया गया है आपको केवल और केवल बस वही चीज देखनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। When in some instances more than one option may be the answer of the question। कुछ इंस्टेंसेस में एक से ज्यादा सही उत्तर आपको लगेंगे। ऐसे केस में जो भी सबसे निकटतम उत्तर जो सही है वो हमें देना है। जो सबसे मोस्ट करेक्ट वन आंसर हमें लगेगा, हमें वो आंसर टिक आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पैसेज के बारे में। तो पैसेज हमें क्या बोल रहा है? पैसेज बात कर रहा है मिसेस वर्मा के बारे में। मिसेस वर्मा फ्रेंड ऑर्डर्ड अ ड्रिंक। मिसेस वर्मा के एक मित्र ने एक ड्रिंक ऑर्डर की। देन हर फ्रेंड वाज एलिजिबली टू हैव कमिटेड एन एक्ट ऑफ जनरोसिटी। मतलब ये एक एक्ट ऑफ जनरोसिटी से किया कि भाई दैट हैज हॉन्टेड आवर लॉ ऑफ टॉट सिंस एवर। मतलब उन्होंने एक, मिसेस वर्मा के दोस्त ने एक ड्रिंक ऑर्डर की, फिर उन्होंने एक ऐसा जनरस एक्ट किया जो लॉ ऑफ टॉट के ऊपर एक बहुत बड़ा, आज तक लॉ ऑफ टॉर्ट उसी, मतलब एक बहुत बड़ा एक ब्लैक स्पॉट है। क्या किया उन्होंने, ऐसा देखते हैं। शी परचेज मिसेस वर्मा एन आइसक्रीम एंड अ जिंजर बियर। उन्होंने मिसेस वर्मा को क्या खरीद के दी? एक आइसक्रीम और एक जिंजर बियर। Had Mrs. Verma purchased the ginger beer herself, she would have had perfectly good action for breach of contract against the retailer। अगर मिसेस वर्मा ने वो बियर खुद खरीदी होती तो इतनी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं, फिर उनका एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता रिटेलर के साथ। बट ये बियर किसने खरीदी? ये मिसेस वर्मा के फ्रेंड ने खरीदी थी। द जिंजर बियर केम इन एन ओपेक ग्लास विद द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। जो बियर आई वो एक ओपेक ग्लास में आई, जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ था। क्या नाम था? किंगफिशर नाम लिखा हुआ था साइड में। ठीक है। हर फ्रेंड पोर्ड अ पार्ट ऑफ हर ड्रिंक एंड मिसेस वर्मा ड्रैंक इट ऑल। अब वो एक्ट क्या था? बियर ऑर्डर की, कैन खोला, उसको एक ग्लास में डाल के मिसेस वर्मा को दिया, मिसेस वर्मा पूरे पी गए। As her friend was proceeding to pour the remainder of the contents of the bottle into the tumbler, a snail which was in the state of decomposition floated out of the bottle। अब क्या हुआ? जैसे कैन खोली तो आधी बियर डाली, मिसेस वर्मा पी गई। जब बाकी बची हुई बियर वो डाल रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई और उसमें एक स्नेल तैर रहा था जो डिकम्पोजिशन मतलब जो कि मर चुका था। वो बॉटल में से निकला, वो तैर रहा था। भाई मिसेस शर्मा घबरा गई, वे मिसेस वर्मा घबरा गई। मिसेस वर्मा सब्सिक्वेंटली कॉन्टैक्टेड विद हर लॉयर। मिसेस वर्मा ने तुरंत बोला मेरे वकील को बुलाओ।
एंड डिस्क्राइब्ड एज सिवियर गैस्ट्रोएंटेरिटिस, मतलब उनको सीवियर, ये एक तरह का एक फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम होती है, लाइक मेडिकल डिजीज, डिजीज नहीं कह सकते, मेडिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो इसको सीवियर गैस्ट्रोएंटेरिटिस बोलते हैं। लाइक इट इज़ जैसे वायरल होता है, वायरल में आपका हेडेक भी होता है, वायरल में फीवर भी हो जाता है, वायरल में जुकाम भी हो जाता है, तो जैसे वायरल है ऐसे ही उस तरीके का एक ये फॉर्मेशन ऑफ डिजीज है, ठीक है। मिसेज वर्मा सूड द मैन्युफैक्चरर किंगफिशर, मिसेज वर्मा ने किसको सू कर दिया? किंगफिशर को। द मैन्युफैक्चरर बॉट अ प्ली ऑफ रेलिवेंसी, मैन्युफैक्चरर क्या लाया? एक प्ली ऑफ रेलिवेंसी लाया, सिमिलर टू डीमरर, मतलब कि भाई कि डीमरर का मतलब होता है कि ये चीज लागू नहीं होती यहाँ पे। ऑल द वे थ्रू द स्कॉटिश कोर्ट टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब क्या हुआ, कहानी क्लियर है कि मिसेज वर्मा के दोस्त ने एक बियर मंगवाई, बियर पहली आधी डाली, मिसेज वर्मा ने पूरी पी ली, वो गिलास पी लिया। फिर जब बची हुई कैन मिसेज वर्मा के ग्लास में डाली तो देखा एक उसमें छिपकली या स्नेल तैर रहा था, डिकम्पोजिशन स्टेट में था। तो मिसेज वर्मा को एकदम दिमाग खराब हो गया, अपने लॉयर को बताया और बोला कि मेरे को सीवियर गैस्ट्रो एंट्रिटीज हो गई हैं, मतलब मेरे पास वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया है, और लाइक फूड पॉइजनिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी हो गया। उन्होंने उसको सू कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे पैसेज खत्म नहीं हुआ है, आगे भी पैसेज दिया हुआ है। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर के बारे में कि वजह से किंगफिशर है जो मैन्युफैक्चरर है, किंगफिशर की क्या क्या लाइबिलिटी बनती है ऐसे केस में। किंगफिशर कोई जो भी कोई मैन्युफैक्चरर होता है प्रोडक्ट का, वो किस किस केस में लाइबल होता है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट विच ही सेल्स इन सच अ फॉर्म, भी थोड़ा सा ना अजीब सा दिमाग घुमा देगा ये पैराग्राफ, बट हाँ ठीक है, उसको हम ध्यान से पढ़ने, छोटे छोटे फॉर्म से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट विच ही सेल्स इन सच अ फॉर्म एज टू शो that he intends them to reach the ultimate consumer in the form in which they left him, with no reasonable possibility of intermediate examination, and with the knowledge that the absence of reasonable care in the preparation or putting up the products will result in the इंजरी ऑफ कंज्यूमर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब यहाँ तक देखते हैं, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो विदाउट एनी रीजनेबल केयर या विदाउट एनी रीजनेबल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो ये मैन्युफैक्चरर को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर हम इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग में रीजनेबल केयर नहीं, थोड़ी सी भी अगर हम लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो जो एंड कंज्यूमर है उसको नुकसान होता है, उसकी जान भी जा सकती है, उसकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों पे नुकसान हो सकता है। owes a duty to the consumer to take that reasonable care, इसीलिए मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रीजनेबल केयर वो लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रेशर कुकर, पता है आप लोगों को, प्रेशर कुकर आपने देखा, आप एक प्रेशर कुकर परचेज करके लाए, ठीक है। अब एक मैन्युफैक्चरर ने वो प्रेशर कुकर आपको बना के दिया, उस पे सारे जो भी रजिस्टर्ड हॉल मार्क्स थे, जो भी रिक्वायर्ड मार्क्स थे, वो सब कुछ उस प्रेशर कुकर पे हैं, ठीक है। अब आपने देखा प्रेशर कुकर हर तरफ से ठीक था, लाइक उसका विसल वगैरह सब काम कर रहा था, उसमें बैंड वैंड लगा हुआ था। आपके पास कोई भी तरीका नहीं है ये चेक करने का कि आप उस प्रेशर कुकर को चढ़ाएंगे तो फटेगा या नहीं फटेगा। तो आपने गए उसमें, आपने चावल चढ़ाया और प्रेशर कुकर फट गया। तो क्या अब इसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो डिनाई कर सकता है कि नहीं उसकी लाइबिलिटी नहीं है? नहीं, उसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि जो भी एंड कंज्यूमर है उसके पास कोई भी प्रॉपर तरीका नहीं था ये चेक करने का कि वो प्रेशर कुकर अपनी सही कंडीशन में है या नहीं है। ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रीजनेबल केयर करके उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, ठीक है। आगे देखते हैं, द लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस वेदर यू स्टाइल इट इन सच और ट्रीट इट इन अदर सिस्टम्स एज अ species of culpa is no doubt based upon the general public sentiment or moral wrongdoings which the offender must pay, मतलब जो भी नेग्लिजेंस के बारे में बात की गई है कि नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई पब्लिक सेंटिमेंट या कुछ भी रॉन्ग डूइंग होती है तो जिसने भी किया है वो नेग्लिजेंस उसको पे करना पड़ेगा। बट एक्ट्स और omissions which any moral code would censure cannot be in a practical world be treated to as give right to every person injured in the demand relief। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि भाई जो भी ओमिशन जो भी किए करेगा उसकी मॉरल डिमांड उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। इन दिस वे द रूल ऑफ लॉ अराइज विच लिमिट द रेंज ऑफ कंप्लेंट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर रेमेडी, इसीलिए रूल ऑफ लॉ आया जिससे कंप्लेंट और उसकी रेमेडीज पे कुछ एक्सटेंट लगाया गया।
द रूल दैट यू आर टू लव योर नेबर बिकम्स, अभी ये एक उदाहरण दिया जा रहा है। अब जहां पे अब यहाँ बात शुरू होगी ना, यहाँ से अभी एग्जाम्पल है, मतलब ये पैराग्राफ नेबर के बारे में बात नहीं करेगा। ये एक अलग इट्स अ फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। क्या कह रहा है ये? The rule that you are to love your neighbor becomes in law. You must not injure your neighbor. मतलब कि आपको अपने नेबर से प्यार करना चाहिए। इसका मतलब है कि ये एक लॉ बन जाता है कि आपको उसको इंजर नहीं करना है। एंड द लॉयर्स क्वेश्चन हु इज माई नेबर। अब लॉयर पूछता है कि आपका नेबर कौन है। रिसीव्स अ स्ट्रिक्ट रिप्लाई। उसको जवाब देना पड़ेगा, भाई कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आप अपने लॉयर अपने नेबर को इंजर नहीं कर सकते। यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स और omission which you can reasonably foresee would like to injure your neighbor। आपको कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन नहीं करना है, ऐसी कोई भी नेग्लिजेंस नहीं करनी है जिससे कि फोर्स हो जाए कि भाई आपका लॉयर जो था वो चोटिल हो जाए किसी भी तरीके से। हु देन इन लॉ माई नेबर, मतलब अब वो चाहे कोई भी हो मेरा नेबर, दैट डजेंट मैटर, कोई भी नेबर हो, बट हाँ हमें रीजनेबल केयर लेना है कि किसी भी तरीके से हमारे नेबर को नुकसान ना पहुंचे। The answer seems to be a person who are closely and directly affected by my act and ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind and acts or omission is called in the question। बेकार की बातें नहीं की गई हैं, काम की बातें, वैसे तो कुछ भी बेकार का नहीं है इस पैसेज में। तो देखते हैं आसान भाषा में। मिसेस वर्मा के पड़ोसी ने, मिसेस वर्मा के पड़ोसी था, नेबर था, जो भी था, क्लोज फ्रेंड, सॉरी, मिसेस वर्मा के क्लोज फ्रेंड ने एक बहुत जेनरस एक्ट किया, उनके लिए एक बियर और एक आइसक्रीम मंगवाई। बियर मंगवाई थी तो कैन से गिलास में डाल के पिलाने लग गया। तो तो जब जैसे ही पहला गिलास दिया तो शी ड्रैंक इट ऑल। उसके बाद जब बाकी बची हुई बियर डाली, देखा उसमें एक छिपकली तैर रही थी। अब छिपकली तैर रही थी तो मिसेस वर्मा ने अपने लॉयर को फोन किया और सेवरल सीवियर गैस्ट्रोएंटेरिटिस बताई और फिर उन्होंने मैन किंगफिशर पे केस कर दिया। किंगफिशर कह रहा है कि भाई हमने तो मिसेस वर्मा को बियर बेची ही नहीं है, या हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो वो उससे लाइक प्ली ऑफ रेलिवेंसी फाइल कर रहा है। फिर हमें नीचे बताया गया मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैन्युफैक्चरर को ध्यान रखना चाहिए। मैन्युफैक्चरर का काम है कि जो भी एंड कंज्यूमर है उसका ध्यान रखना। फिर हमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया नेबर का कि भाई हमें कोई भी, चाहे कोई भी हमारा नेबर हो, हमें अपने नेबर से प्यार करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना है जिससे उसको नुकसान पहुंचे। अब हमारा नेबर कौन है? जो भी व्यक्ति हमारे से क्लोजली और डायरेक्टली अफेक्टेड है या हमारे किसी भी एक्ट की वजह से उसको कोई, उसकी लाइफ या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंच सकता है, वो हमारा नेबर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चंस हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेहा रन्स अ स्मॉल टेलरिंग बिजनेस। नेहा एक छोटा सा टेलरिंग बिजनेस रन करती थी। व्हेन शी प्रोक्योर्स फैब्रिक, वेयर शी प्रोक्योर्स फैब्रिक फ्रॉम द लोकल मार्केट एंड स्टिचेस फ्रॉक्स फॉर टॉडलर्स। टॉडलर्स मतलब बच्चे। नेहा एक टेलरिंग बिजनेस करती थी जिसमें से कि वो फैब्रिक खरीदती थी लोकल मार्केट से और बच्चों के लिए फ्रॉक सिलती थी। नेहा वॉज sued by 3 of her clients for selling which resulted an allergic reaction to the toddlers। हम नेहा को सू कर दिया 3 उनके क्लाइंट्स ने कि भाई आपके कपड़े पहन के हमारे बच्चों को कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो गया है। When investigated, जब इस बात की पुष्टि की गई, it was found that fabric manufacturer added chemicals in more than the required quantity, resulted in bad quality of fabric, causing allergy to the tender skin of the toddlers। अब जब आगे और तहकीकात की गई तो ये पता चला कि जो उन फ्रॉक को सिलने में जिस धागे का इस्तेमाल किया गया था या जिस कपड़े का इस्तेमाल किया गया था, उस फैब्रिक मैन्युफैक्चरर ने उस फैब्रिक में कुछ एडेड केमिकल्स एक्स्ट्रा मिला दिए गए, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा केमिकल्स मिला दिए गए, जिस वजह से उन बच्चों की बहुत कोमल सी त्वचा पे एलर्जिक स्किन हो गई। नेहा आर्ग्यूज दैट इट शुड बी द लाइबिलिटी ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरर ऑफ फैब्रिक एज शी वाज ओनली रिस्पांसिबल फॉर स्टिचिंग पार्ट। फिर क्या नेहा ने क्या आर्ग्यू किया कि भाई ये जो भी हुआ है, जो रिएक्शन हुआ, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये जो फैब्रिक का मैन्युफैक्चरर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा काम सिर्फ सिल के देना था। ठीक है, अब डिसाइड करिए क्या रहता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेहा इज लाइबल एज इन द करंट फैशनेबल वर्ल्ड वन शुड एक्सपेक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। एज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फैशनेबल वर्ल्ड के बारे में तो ऊपर कुछ बात ही नहीं की गई है, तो इसको तो हटा देते हैं। नेहा इज नॉट लाइबल एज हर क्लाइंट्स आर नॉट हर नेबर्स एंड शी डजंट ओ एनी ड्यूटी टुवर्ड्स देम। अगेन बिल्कुल एकदम यूजलेस आर्ग्यूमेंट है कि भाई नेहा लाइबल नहीं है क्योंकि उनके क्लाइंट्स उसके नेबर्स नहीं है। नहीं, वो नेबर वाली बात जैसे मैंने आपको बताया वो एक उदाहरण थी, वो एक एग्जाम्पल था, वो नेबर वाली बात। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नेहा, अब क्या वो सिल रही तो सिर्फ नेबर्स को थोड़ी अच्छा देगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट हर नेबर्स या फिर उसी को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, नेहा इज नॉट लाइबल एज द डैमेज वॉज नॉट फोर्सिएबल एट हर एंड शी डिडंट एक्ट नेग्लिजेंटली विद रिस्पेक्ट टू स्टिचिंग ऑफ गारमेंट्स। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बिना देखे। मैं चौथा पढ़ूंगा भी नहीं, तीसरा सही आंसर है कि भाई जो भी हुआ, नेहा ने जो भी किया, नेहा को कपड़े सिलते टाइम कोई तरीका नहीं था ये पता करने का कि भाई इस फैब्रिक से कुछ रिएक्शन हो जाएगा। उसका काम था कपड़े सिलने का, जो काम उसने बिल्कुल अच्छी तरह किया, उसने कपड़े को सिलने में किसी भी प्रकार की कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन ही है, रेफरिंग टू द अबव क्वेश्चन, लोकल मैन्युफैक्चरर डिनाइज लाइबिलिटी स्टेटिंग दैट नेहाज क्लाइंट डज नॉट क्वालिफाई एज मैन्युफैक्चरर्स नेबर, अप्लाइंग द रूल स्टेटेड इन द पैराग्राफ डिसाइडेड वेदर द मैन्युफैक्चरर विल बी लाइबल और नॉट। अब ये बात भी ठीक है कि भाई जो भी लाइक जो नेहा का जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, उसने कहा कि भाई मेरे नेबर्स नहीं है, मतलब मेरे किसी भी एक्ट से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होंगे, मेरे किसी भी एक्ट से ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होंगे, तो मैं इनको कुछ भी देने के लिए लाइबल नहीं हूं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहला ऑप्शन, मैन्युफैक्चरर विल बी लाइबल एज एक्टेड नेग्लिजेंटली while adding more than required quantity of chemicals in the fabric। मैन्युफैक्चरर विल बी हेल्ड लाइबल क्योंकि उसने ज्यादा क्वालिटी में ऐड किया। देखते हैं, ठीक लग रहा है, और ऑप्शंस पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरर विल बी लाइबल एज द क्लाइंट्स ऑफ नेहा आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ये भी ठीक लग रहा है, लाइक फर्स्ट भी ठीक लग रहा है, सेकंड भी ठीक लग रहा है कि भाई जो भी मैन्युफैक्चरर विल बी लाइबल है क्योंकि उसने नेग्लिजेंटली एक्ट किया ज्यादा केमिकल मिला के। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर विल बी लाइबल एज द क्लाइंट्स ऑफ नेहा आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। तीसरा, मैन्युफैक्चरर इज नॉट लाइबल एज ही डजंट ब्रीच हिज ड्यूटी ऑफ केयर। भाई कैसे नहीं ब्रीच किया, ब्रीच किया तो है, केमिकल ज्यादा मिला दिया। Manufacturer is not liable as his duty is only restricted till he sells fabric to the tailor and not beyond that। नहीं भाई नहीं, उसकी ड्यूटी लास्ट तक बनती है, उसको अच्छा क्वालिटी ऑफ फैब्रिक देना है। तो सी और डी तो नहीं है। अब ए और बी में से देखते हैं, क्या लाइबल क्यों होगा, क्योंकि उसने ज्यादा केमिकल मिलाया, या लाइबल क्यों होगा क्योंकि उसकी वजह से जो वो मैन्युफैक्चरर की वजह से जो क्लाइंट्स नेहा के अफेक्ट हुए। ज्यादा करेक्ट, ज्यादा प्रिसाइज आंसर मेरे को ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेग्लिजेंटली तो एक्ट किया केमिकल ज्यादा मिला के, बट जो क्योंकि वो डायरेक्टली नेहा के क्लाइंट्स को अफेक्ट कर रहा था मैन्युफैक्चरर, इस वजह से वो लाइबल होगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। क्लियर है, क्योंकि ऊपर दिया गया है कि एक से ज्यादा भी जवाब हो सकते हैं, हमें जो मोस्ट प्रिसाइज बना है उस पे आंसर करना है। ठीक है, चलिए, अमन रन्स अमूल काउ मिल्क पार्लर वेयर ही सेल्स ड्यूली एसेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ब्रेड, मॉडर्न ब्रेड, ब्रेड जो जो आती थी मॉडर्न ब्रेड कंपनी से, और बिस्किट जो सनफीस्ट को से आते थे। अमन जो था एक अमूल का पार्लर चलाता था जिसमें वो और भी सामान बेचता था, ब्रेड बिस्किट्स वगैरह। तो ब्रेड कहाँ से लेता था, ब्रेड लेता था वो मॉडर्न ब्रेड कंपनी से, और बिस्किट्स लेता था सनफीस्ट से। मिस्टर दुग्गल गए सुबह सुबह, एक पैकेट लेके आए, किसका लेके आए, ब्रेड का लेके आए। कहाँ से लेके आए, अमन की दुकान से लेके आए। और जैसे ही उन्होंने वो ब्रेड खाया, उन बेचारे का एक दांत टूट गया, उनका एक दांत टूट गया। क्यों, क्योंकि ब्रेड में एक स्टोन प्रेजेंट था, एक स्टोन प्रेजेंट था, तो उनका एक दांत टूट गया। अब मिस्टर दुग्गल ने केस कर दिया, सू कर दिया, किसको कर दिया, अमन को कर दिया। किस वजह से, अपनी इंजरीज की वजह से। अब डिसाइड करिए केस का क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अमन विल बी हेल्ड लाइबल as Mr. Duggal suffered injuries due to his direct act of selling him a packet of bread। नहीं 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 नहीं, क्योंकि भाई अमन के पास कोई तरीका, ये उसका काम क्या है, ब्रेड पीछे से लेके आगे बेचना। उसके पास कोई तरीका नहीं है ये चेक करने का कि भैया ब्रेड में किसी एक पीस में पत्थर है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अमन इज नॉट लाइबल एज ही इज मेयर अ सेलर एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक, अभी तक तो मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, बट फिर भी नेक्स्ट दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अमन इज नॉट लाइबल एज ही टुक रिस्पॉन्सिबल केयर एंड सच इंजरीज वर अनफोर्सिएबल। नहीं, ठीक है, बट ज्यादा बेटर बी लग रहा है। अमन इज लाइबल नहीं है, अमन तो लाइबल ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेम सिनेरियो, इसी सिनेरियो में, हैड मिस्टर दुग्गल had Mr. Duggal found the bread be stale and tampering with the expiration date on the packet and bread, how will Aman's liability change from the above। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आ गया है कि इसी केस में अगर देखते वो कि भाई जो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर
ब्रेड के ऊपर एक्सपायरी डेट, ब्रेड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है और वो सेल है, वो टेम्पर, वो एक्सपायरी डेट उसकी मिटा दी गई है, चेंज कर दी गई है। अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट ब्रेड के ऊपर लिखी होती है। नाउ इट बिकेम्स द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर, ऑफ द रिटेलर, टू चेक कि वो ठीक डेट पे ब्रेड बेच रहे हैं या नहीं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। लाइबिलिटी विल रिमेन सेम, अमन विल नॉट बी हेल्ड लाइबल, नहीं। लाइबिलिटी विल मिटिगेट, अमन कैन बार्गेन फॉर रिलीफ इन लाइबिलिटी, ऊपर ऐसी कोई बार्गेन की बात ही नहीं की गई है। लाइबिलिटी विल बी रिवर्स, अमन विल बी हेल्ड लाइबल, बिल्कुल सही। अब जो है वो लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी, अब यहाँ पे अमन विल बी हेल्ड लाइबल, ठीक है। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। के ई एम हॉस्पिटल परचेज पीपीई किट, के ई एम हॉस्पिटल है, उसने पीपीई किट खरीदी, कहां से खरीदी? महेश बाबू से, हु इज अ मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर ऑफ द टाउन, ठीक है। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने रिलीज किया किट को, रियलाइज किया कि जो किट सप्लाई हुई थी वो डिफेक्टेड थी एंड वर ऑफ नो यूज वाइल ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट। पीपीई किट जो थी वो आपको पता हो कोविड में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो एक महेश बाबू एक मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर है, जिसने वो पीपी किट सप्लाई की थी, तो पता चला वो डिफेक्टेड थी और वो किसी यूज की नहीं है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। व्हेन अ केस वाज बॉट अगेंस्ट महेश बाबू, ही आर्ग्यूड दैट इट इज बियॉन्ड हिज ड्यूटी ऑफ केयर एज ही इज जस्ट अ सप्लायर। बिल्कुल ठीक, वो सिर्फ एक सप्लायर था, वो उसकी ड्यूटी ऑफ केयर के बियॉन्ड आती थी वो चीज, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं ये ऑप्शन देखते हैं। महेश बाबू विल बी लाइबल एज इट इज हिज ड्यूटी ऑफ द सप्लायर टू चेक द डिफेक्ट इन द सप्लाईज। कोई तरीका नहीं था चेक करने का, ठीक है। लाइक मतलब जो इट इट इज लाइक ही वाज जस्ट अ लेट्स से सप्लायर, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं था, मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी होती है चेक करना डिफेक्ट। महेश बाबू विल नॉट बी हेल्ड लाइबल एज इज ड्यूटी ऑफ केयर एज लिमिटेड टू द सप्लाई रिलेटेड टू इशू नॉट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बिल्कुल ठीक। सप्लाई के दौरान अगर कुछ नुकसान होता तो महेश बाबू लाइबल होता, बट हाँ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। महेश बाबू विल नॉट बी लाइबल एज ही डिड नॉट ब्रीच हिज ड्यूटी ऑफ केयर, महेश बाबू लाइबल नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी ऑफ ब्रीच ऑफ केयर मतलब ब्रीच नहीं किया ड्यूटी ऑफ केयर। तो बी भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं शालिनी जी का। शालिनी ने ऑर्डर किया क्या? एक्सपेंसिव पीस ऑफ ग्लास क्रॉकरी, कहां से? एक ई कॉमर्स वेबसाइट, नाम क्या था? मालकार्ट से। जब उनको पास वो पहुंचा एक हफ्ते बाद, तो उन्होंने देखा कि उसमें से 2 कटोरियां जो हैं, 6 कटोरी आउट ऑफ 6 वर ब्रोकन, टूटी हुई थी। उन्होंने ये रेज किया, किस कंप्लेंट की, किसको की? माल कार्ट को कंप्लेंट की। दे श्रक द रिस्पॉन्स, उन्होंने कहा, झाड़ दिया, पल्ला झाड़ दिया कि भाई ये हमारी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड, इन्वेस्टिगेशन में पता चला दैट इट वाज द ग्लास क्रॉकरी मैन्युफैक्चरर शिप्ड परफेक्ट पीस, जो मैन्युफैक्चरर था उसने परफेक्ट पीस जो था वो शिप किया। और जो डैमेज है, जो दिक्कत है, वो कहाँ हुई? अकर्ड वाइल दी प्रोडक्ट वाज इन ट्रांजिट, कहाँ पर दिक्कत हुई? जब प्रोडक्ट ट्रांजिट में था, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है ऑप्शंस में। ऑप्शंस बात करता है शालिनी should file a case against the manufacturer as it is manufacturer's responsibility to make sure that there is no damage done। तो मैन्युफैक्चरर ने तो किया ना काम अपना, उसमें वो तो बता रहा है कि जब प्रोडक्ट शिप हुआ तो वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में शिप हुआ, उसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं था, ठीक है। शालिनी शुड फाइल अ केस अगेंस्ट बोथ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज माल कंपनी, कुछ इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सी देखते हैं। शालिनी शुड फाइल अ केस अगेंस्ट मालकार्ट कंपनी as the damage was done by the seller while the product were in transit and not by the manufacturer। बिना डी पढ़े बता देता हूँ, सी ही जवाब होगा कि भाई क्योंकि जो भी डैमेज था वो ट्रांजिट में हुआ था, मैन्युफैक्चरर ने ठीक भेजा था, ठीक है। डी भी देख लेते हैं एक बार। शालिनी शुड नॉट इंडल्ज इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, ये कुछ 2-3 ऑप्शन तो आप हर क्वेश्चन में से ऐसे ही हटा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान, तो इसी वजह से तो ये ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर था इस टॉपिक का नाम। तो ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, हम आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक काफ़ी बार पिछले 2-3 बार से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सेट काफ़ी अच्छा सेट था। इसकी पीडीएफ मैंने अपने नीचे गूगल ड्राइव में डाल दी गई है, आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार यहाँ पे इस वीडियो पे आने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। जय हिंद।